नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल की जानिब से फ़हीम आप तमाम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ इरफान खादरी साहब के साथ, जो हल्का असम्बली कारवान से कांग्रेस के लीडर हैं। आज हम बात करते हैं मौजूदा कांग्रेस पार्टी के मौक़ूफ़ पर और टीआरएस की कारकिर्दगी के मौजू पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल को टाइम दिए। जी मैं आपसे अभी जो मौजू पे बात किया हूँ उसी के ऊपर चंद सवाल आपके पेश नजर है, जिसमें से पहला सवाल ये रहेगा, भारत जोड़ो यात्रा 24 अक्टूबर तक 7 नवंबर तक तेलंगाना से होकर गुजरी थी, जिसका 30 जनवरी को श्रीनगर में इख्तिताम होने वाला है, जिससे तेलंगाना को और मुल्क भर में कैसा और क्या कांग्रेस पार्टी को फायदा हासिल होगा? जी देखिए, सबसे पहले फ़हीम साहब, ये जो तेलंगाना के अंदर जो 14 तारीख से 7 तारीख के दिन कांग्रेस में थी, ये तेलंगाना के अंदर थी। यहाँ तो बेशक एक मोमेंट ऐसा चला कि जैसे राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा कि जब 7 सितंबर से जब उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया था कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का एक कामयाब सफ़र वो चल रहा है, तो जैसे जैसे वो एक स्टेट पार कर रहे थे तो लग रहा था उनको कि तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर नफरत जो फैल रही थी, जो 2014 से लगातार 2021 तक जो हम देख रहे थे, यानी 23 का मसला आ गया, अभी 23 में है, तो जो नफरत फैल रही थी वो नफरत जो है उसे कैसे कम किया जाए, राहुल गांधी जी का एक ख्वाब था। और जो महंगाई है, महंगाई, बेरोजगारी और हमारे जवानों का मसला, हमारे किसानों का मामला, तो इन सब इश्यूज के ऊपर जो है एक ख्वाब लेकर इन्हें कैसे पूरा करें, कैसे एक से एक दिलों को जुड़ा जाए, कैसे किसानों के मसले हल करा जाए, कैसे जवानों के मसले हल किया जाए। तो ये मूवमेंट लेकर जो है जब 7 सितंबर से जब वो अपने हर स्टेट से गुजर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि किसी के भी दिल में नफरत नहीं है, बस ये एक आरएसएस और भाजपा के जैसे लोगों की ये सोच है कि ये लोग जो है नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए, जहाँ तक आपने बात किया तेलंगाना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मजहब के लोग राहुल गांधी जी का स्वागत करें और उनके साथ कंधे को कंधा लगाकर आगे बढ़े। और जैसे महाराष्ट्र में जाने के बाद तेलंगाना के अंदर ये चर्चा चली कि कांग्रेस पार्टी अब वो कांग्रेस है जो कांग्रेस को कई लोग उस तरीके से देखना चाहते थे। कांग्रेस और राहुल गांधी जी जो है जिस तरह से सपना लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ा ख्वाब है। देखिए, इलेक्शन मूवमेंट एक अलग जगह है। राहुल गांधी जी ने कई मरतबा कहा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये पॉलिटिकल नजरियत की वजह से नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी को जो है इससे बेनिफिट होगा। और आने वाले जो चुनाव हैं जो इसी साल में, मैं समझता हूँ कि नवंबर में जो है चुनाव होंगे, तो ये चुनाव जो है इंशाल्लाह कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और जो सेकुलर पार्टीज़ है वो तमाम लोग मिलकर इसको तेलंगाना के अंदर जो है हुकूमत बनाएंगे। और जहाँ तक भारत की बात की गई, भारत के अंदर भी तमाम जगहों पर, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आप जो हरियाणा हो, दिल्ली हो, फिर अब जो है जम्मू कश्मीर हो, तमाम जगहों पर जो है राहुल गांधी जी को और ये भारत जोड़ो यात्रा को जो है कामयाबी मिल रही है। आने वाले वक्त यकीनन कांग्रेस पार्टी का है और आने वाला वक्त सेकुलर लोगों का वक्त है, जहां नफरत नहीं रहेगी, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगी। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा फ़हीम भाई कि आने वाला दौर मोहब्बत का रहेगा और ये नफरत के जो बादल है इंशाल्लाह ये दूर हटने वाले हैं, इसमें शक नहीं। ये रैली की वजह से मतलब जो है ना मजहबी तफरीक का तो कोई भेदभाव नज़र नहीं आ रहा था, मगर क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके कहने के मुताबिक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में जो है ना कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी, तो आप जो है ना इसका सहरा किसके जो है ना उसके ऊपर यानी बांधना चाहेंगे, यानी भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर मतलब जो है ना का जो है ना राय रहेंगी या कुछ और? ये सब फ़हीम भाई जितने भी अगर हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह ताला जब 2023 में तेलंगाना के अंदर और 2024 के अंदर मुल्क भर में जब वापस हुकूमत कांग्रेस की आएगी, तो ये सहरा जो है आम जनता के ऊपर आएगा, क्योंकि जनता अब जान चुकी है महंगाई, बेरोजगारी, और चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे नफरतों ख़त्म करने का मामला हो, वाहिद एक जमात है जो जमात सिर्फ ख़त्म कर सकती है तो वो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में
राहुल गांधी जी एक लीडर है, वो सबको जो है लेके चल रहे हैं। हम सब लोग राहुल गांधी जी के पीछे हैं और उसके साथ साथ जनता जो है राहुल गांधी जी के साथ कंधे को कंधा लगाकर उनके बराबर चल रही है। तो आने वाला वक्त 2024 और 2023 में बखूबी तौर पर कांग्रेस इस मुल्क में वापस आएगी और जनता को सुकून देगी, जो पिछले 2014 से 2022-24 तक जो सुकून हमारा चैन खो चुका है उसे वापस लाएगी। तो खाली ये कांग्रेस पार्टी मतलब जो है ना मरकज की हद तक के आएगी, या फिर जो ना स्टेट लेवल पे भी मतलब कांग्रेस पार्टी आने के जो है ना आपका ख्यास आ रही है? बेशक तेलंगाना के अंदर जनता बिल्कुल चाहती है, रेवंत रेड्डी साहब को खूबी जानती है। आप जगह जगह देखिए, जहां जहां रेवंत रेड्डी जी जाते हैं वहां बखूबी जो है रेवंत रेड्डी साहब को आवाम दिल से इस्तकबाल कर रही है। अभी आपने देखा कि महबूब नगर जटचल्ला में एक प्रोग्राम हुआ रिसेंटली, जहां दलित के ऊपर जो अत्याचार हुआ, तो रेवंत रेड्डी जी ने पहले कहा कि इमीडिएटली वहां जाएंगे, दलितों मसलों को हल करने के लिए जाएंगे, दलितों से बातचीत करेंगे। वहां पर उन्होंने जो प्रोग्राम लगाया माशाल्लाह से पब्लिक आई। तो ये काफी जो है तेलंगाना की आवाम चाहती है कि वापस कांग्रेस की सरकार आए, रेवंत रेड्डी को बखूबी चाहती है। मगर ये भी देखने में आता है कि जो है ना गांधी भवन में खास करके जैसा कि आपके उत्तम कुमार साहब की जो है ना पार्टी एक अलग, और पलट के रेवंत रेड्डी साहब की मतलब जो है ना पार्टी एक अलग, और आपस में मतलब जो है ना इत्तेफाक ये लोगों में मतलब जो है ना नजर नहीं आता। ये इसकी वजह जो है ना क्या है, और इसके बारे में जो है ना आप क्या रोशनी डालेंगे? ये नजरिया मीडिया का है, मीडिया के अलावा किसी का नजरिया नहीं है। पार्टी में खुद इख्तियारी है, स्वराज जहाँ जिसे कहा जाता है ना, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं आई वो एक अलग जगह है, लेकिन पार्टी में एकता अखंडता बिल्कुल है। आप देखिए भट्टी विक्रम साहब के साथ रेवंत रेड्डी जी कैसे घूम रहे हैं। अब अभी उत्तम कुमार रेड्डी जी का नाम लिए, उत्तम कुमार रेड्डी साहब और रेवंत रेड्डी साहब बखूबी बहुत अच्छी तरीके से परसों प्रोग्राम करे, तमाम हमारे सीनियर लीडर्स को बुलाए और एक प्लान करे कि कैसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान करना है। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी जी की परसों मुलाकात हुई। ये जितने भी अफवाहें फैला रहे हैं, ये टीआरएस यानी जो आप बीआरएस पार्टी बन चुकी है, और वो भाजपा के लोग, और माफ करना ये गोदी मीडिया के लोग, जो आज मीडिया वाले जो है ना, ये तमाम लोग मिलकर जो है कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जनता, कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बखूबी जानते हैं कि ये जो खेल है 2023 में जो है ना, ये काला तरीके से जो है ना गेम खेलेंगे, ब्लाइंड गेम खेल के जो है ना कांग्रेस को खराब करने की कोशिश करेंगे। इससे फायदा नहीं होगा बीआरएस और टीआरएस, बीआरएस और बीजेपी के और जैसे ऐसे कट्टर लोगों को। इससे यकीनन फायदा हमारी कांग्रेस को होगा कि पूरी एकता अखंडता के साथ पार्टी 2023 में मुकाबला कर रही है। और फिर से मैं कह दूं कि 2023 में एंडिंग में कांग्रेस की सरकार वापस आएगी। जी नहीं, जैसा कि अभी आपने कहा कि दूसरे जो ना सियासी जमातें गलत प्रोपोगंडा करके मतलब इस तरह के अफवाहें फैला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बज़ाहिर आवाम में मतलब जो है ना ये बड़े लीडरान एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के हम ख्याली से मतलब हम ख्याली जाहिर करते हुए मतलब काम करने का कुछ ऐसा चल रहे हैं, और जो है ना अंदरूनी तरीके से मतलब हकीकत में कुछ इख्तिलाफात वगैरह के बारे में मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि आप लोग बीजेपी के घर में क्यों झांके नहीं देखते? क्यों आप कांग्रेस के पास ही जाके, भाई कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं, कांग्रेस के लीडर, अरे भाजपा में जाओ कितने लड़ाई हो रही देखो, बीआरएस में जाओ हरीश राव और टीआरएस में हरीश राव और केटीआर में कितनी लड़ाई हो रही देखो। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस नजर आती क्या? आपको ये बीआरएस और जो है ये भाजपा पार्टी नजर नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये है कि साहब आप जो दिखाना चाह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है साहब। कांग्रेस में बखूबी तौर पे पूरा, मैं फिर बोल रहा हूं, तमाम लीडर्स सिर्फ ये कोशिश में लगे हुए कि 2023 में कैसे गवर्नमेंट को वापस लाया जाए, कैसे किसानों को और नौजवानों को जो है सुकून दिया जाए, बेरोजगारों को कैसे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। आप जो है सवाल ये नहीं कर रहे, मैं आपकी बात को रोक रहा हूं, आप सवाल ये नहीं कर रहे कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या होगा। आप ये सवाल नहीं कर रहे कि नौजवान आज सड़कों पे है। बात टीआरएस पार्टी ने क्या कहा था कि 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो कहा उनके 8 साल 9 साल मुकम्मल हो रहे हैं, कहां है बताइए जो है 16 लाख नौकरियां कहां है बताइए। 12% रिजर्वेशन की बात की गई थी, 3% रिजर्वेशन को जो है ना 1% रिजर्वेशन को भी खतरा में कर दिए। तो अभी कहां है आप सवाल ये नहीं करके जो है ना कहां है कांग्रेस के इंटरनल प्रॉब्लम जा रहे हैं साहब। आपके कहने के मुताबिक आप जो सवालात यहाँ पे मतलब पेश कर रहे हैं, ये जब जो है ना टीआरएस पार्टी के लीडरों को बुलाकर मतलब जब हम लोग इंटरव्यू लेंगे उनसे मतलब जो है ना ये सवालात बराबर किए जाएंगे। मगर वक्तिया मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता है,
जो चीज देखने में आती है, जो चीज सुनने में आती है, जो चीज से कुछ समझ में आता है, उसी तरीके से, उसी वजह से मतलब जो ना मैं आपसे इस तरीके का सवाल कर रहा हूं। जो अफवाहें गश्त भी करती हैं और बाज चीजें कुछ ऐसे भी है जो हमको समझ में आती हैं, उस तरीके से मतलब जो ना मैं आपके साथ मतलब जो ना ये सवाल कर रहा हूं मैं फिर कह दूंगा कांग्रेस पार्टी में एकता है जी। कांग्रेस पार्टी मिलकर, चाहे स्टेट में हो चाहे फिर एआईसीसी हो यानी नेशनल लेवल पे हो, पार्टी बखूबी काम कर रही है। लेकिन ये प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि इंटरनल तरीके से कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश। कांग्रेस माशाल्लाह से मजबूत तरीके से 2023 के चुनाव में लगी हुई है और हर स्टेट, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर मंडल में कांग्रेस अपना काम बखूबी तौर पे कर रही है। यानी आप ये बात यकीन से कह सकते हैं कि मतलब जो ना आने वाले इंतखाबात में जो ना कांग्रेस को ही जीत हासिल होगी और कांग्रेस पार्टी ही इख्तिदार पे आएगी। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस आएगी। ठीक है नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जानिब। तेलंगाना राजभवन में यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, नए इमारतों की तामीर तरक्की से तेलंगाना की तरक्की नहीं होती, जबकि रोजाना 20 से 22 किसान खुदकशी कर रहे हैं। इस पर तवज्जो देने की सख्त जरूरत दरकार है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अब ये देखिए, यही सवाल में आप जवाब देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि तेलंगाना की सरकार नाकाम हो गई, गवर्नर की द्वारा मालूम हो रहा। बहुत अच्छी बात है। तेलंगाना की सरकार के बारे में गवर्नर कह रही है। और तेलंगाना की मैं एक बात कहूंगा कि देखिए, भाजपा का गवर्नर हो चाहे किसी भी हो, गवर्नर का पोस्ट कैसा होता है, सबके लिए न्यूट्रल है। वो किसी पार्टी की जो है ना तरफदारी नहीं करता है। गवर्नर को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, जो कि केसीआर साहब आने पिछले कई साल, 1 साल 2 साल से ऐसे ही हो रहा है, जब से गवर्नर जो हमारे मैडम आए जब से। तो अभी जो किसानों की बात के बारे में जो गवर्नर जी ने कहा कि ये वाकई चिंता वाली बात है। किसान यहां पर जो खुदकुशी कर रहा है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीआरएस है। केसीआर साहब जो वादे कर रहे थे वो वादे मुकम्मल नहीं कर रहे। जैसे कि उन्होंने कहा था कि किसानों की पर एकड़ के ऊपर जो है 4,000 रुपये धान के लिए, उनको सीड के लिए जो है दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उन्हें फ्री दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जितने भी किसान हैं उनके खर्चे माफ करेंगे। आज 1 रुपया उनका खर्चा माफ नहीं हुआ। जो दौर 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस पार्टी का था, जिसमें खुशहाल तरीके से किसान जी रहा था, आज परेशान है किसान। आप देखिए, पिछले 1 साल पहले धान कितनी जो है ना रखी हुई थी। आप बीआरएस पार्टी सीधे तेलंगाना के ऊपर, मोदी के ऊपर निशाना भोग रही थी कि भाई तुम जो है किसान हमारे परेशान है, हमारा अनाज तुम खरीद रहे नहीं। बीआरएस के ऊपर बोल रही है, बीजेपी के ऊपर बोल रही है, और बीजेपी बोल रही है कि नहीं नहीं ये तुम्हारी गलती है। तो इन दोनों के बीच में पिसा गया कौन? किसान। किसान के मुश्किलात बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे केसीआर साहब सीधे जा रहे। मैं क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय समिति, तो मैं जो है मुल्क को सुधारूंगा। अरे भाई, तुम घर को तो सुधार लो पहले। घर तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, तुम 10 साल में तेलंगाना को बेड़ा घर करके रख दिए। नहीं, वो लोग तो खास करके मतलब जो ना आईटी सेक्टर के ऊपर और जो ना तामीराती तरक्की के ऊपर मतलब जो ना उनकी तवज्जो मरकूज रखते हुए मतलब जो ना तरक्की के जो है ना बुलंदबांग दावे कर रहे हैं। कौन सी तरक्की? जैसा कि तामीराती तरक्की है और आईटी सेक्टर में कुछ तरक्की है, वो तरक्कियों को लेके मतलब ये लोग जो है ना खाली तरक्की हो रही है। बनाने से कोई तरक्की नहीं होती साहब जी। एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? अगर आप तरक्की की बात कर रहे हैं तो तरक्की में सबसे अहम मुद्दा, ऐसा अहम चीज ये होती है कि नौजवानों को रोजगार। जी। रोजगार कहाँ पे है? आज जितने भी लोग हैं सड़कों पर है हुए हैं कि आप बताइए कि कितने सरकारी मुलाजिमत को जो है ना, कितने लोगों को सरकारी मुलाजिमत मिली? बताइए कितना आंकड़ा जो है ना अब अभी बताइए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, सरकारी मुलाजिमतों में तो मतलब जो ना कोई तब्दीली या रद्दोबदल नहीं आया, मगर आईटी सेक्टर के ताल्लुक से मतलब ये देखा भी जाता है और माना भी जाता है कि जो है ना उसमें जो है ना बराबर नौजवानों को रोजगार जो है ना मिल रहा है, इसमें शक नहीं है। इसमें भी कई लोगों को जो है, जो आप आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, एमएनसी कंपनी की जो बात कर रहे हैं, अब मैं आपको कहूंगा कि आप ईमानदारी के साथ ये कह दें कि कांग्रेस पार्टी के दौर में इतने आईटी सेल, आईटी कंपनी जो हमारे मुल्क में आए थे, हैदराबाद के अंदर आए थे, तेलंगाना के अंदर आए थे, वही आईटी सेक्टर को जो है उसको धीरे से रन किया जा रहा है, लेकिन उसे जो है डेवलप नहीं किया जा रहा। अब आईटी सेक्टर के साथ साथ कई चीजें जुड़े हुए हैं। आप ट्रैवल एजेंसी जुड़ी हुई है, ठीक है, उनका एक्सपोर्टिंग का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कई चीजों का जुड़ा हुआ। तो आईटी सेक्टर पूरा तबाह तराज है, उनकी सैलरीज नहीं मिल रही, मजबूरन वो लोग काम कर लेते बैठे हुए। तो इसके जिम्मेदार और सिर्फ बीआरएस पार्टी है। नहीं, जैसा कि ये भी देखने में आता है ना कि मतलब जो ना हमारे
आईटी मिनिस्टर केटीआर साहब जो है ना फॉरेन कंट्रीज को जाके आईटी सेक्टर की हद तक के और दूसरे बिजनेस की हद तक के भी मतलब जो है ना दूसरे कंट्रीज वालों को इनवाइट भी कर रहे हैं और वो लोग मतलब यहाँ पे आके जो है ना अपना अपना इन्वेस्टमेंट करते हुए यहाँ पे मतलब जो है डेवलपमेंट्स भी जो है ना आ रहे हैं ना उसमें। फाहिम साहब कहाँ प्रोपोगंडा में जा रहे हैं? जी। कई हजार करोड़ रुपए तो जो है ना, जैसे मोदी साहब अपने वर्ल्ड टूर करके आ रहे जी। हैं, वैसे केटीआर साहब भी करके आ रहे हैं। अच्छा। कहाँ कौन सी आप बताइए, एक लिस्ट में को बता दीजिए कि कितने कंपनीज जो है ना इंडिया में तेलंगाना सरकार आने के बाद जो है एमएनसी कंपनी इंडिया में अपने हैदराबाद के अंदर इन्वेस्ट करी, बताइए कौन से नए नए कंपनियां ओपन हुई बताइए। तो ये जो है प्रोपोगंडा करना, एक प्राइवेट जेट में जाना, वहां जाके 5 स्टार होटलों में 7 स्टार होटल में हमारे पैसों से जिंदगी गुजारना, करोड़ों रुपए जो है इन्वेस्ट करके जो है तबाह करके आना, जैसे मोदी साहब तबाह कर रहे हैं, वर्ल्ड टूर करके आ रहे हैं ना, भी वर्ल्ड टूर करके आ रहे हैं, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप ये इसको जो है ना इन्वेस्टमेंट के नाम पे बताइए, ये बताइए कि ना वर्ल्ड टूर करके आ रहे हैं, वर्ल्ड टूर करके आ रहे हैं जो गवर्नमेंट के पैसों पे आ रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कहाँ इन्वेस्टमेंट बताइए, एक भी मुझे बता दो कंपनी जो है नई कंपनी आई इसमें। जी नाजरीन, अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब। तेलंगाना की तामीरी तरक्की, जायदादों के रजिस्ट्रेशन चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, सेल टैक्सेस, कमर्शियल टैक्सेस और दीगर टैक्सेस से होने वाली आमदनी से अक़लियती तबके के अफराद के खानदानों को माशी तरक्की के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए टीआरएस गवर्नमेंट की जानिब से, इसके ऊपर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये सवाल तो आप जो है गलत जगह पे पूछ रहे साहब। ये सवाल आप तेलंगाना के पार्टी के लीडरों से पूछिए, जो कांग्रेस अपने भाजपा अपने बीआरएस पार्टी के जो लोग हैं उनसे अभी सवाल कीजिए कि क्या क्या करें। एक भी पैसा जो है यहाँ वहाँ नहीं लगा। आप माइनॉरिटी की बात, अखिलती की बात, यानी माइनॉरिटी की बात आपसे ये सवाल मैं खास करके इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी जो ना एक सियासी जमात से वाबस्ता है, सियासी जमात से तो वाबस्ता रहने की वजह से आप मतलब जो ना आपका नजरिया जो ना ये चीजों के ऊपर जो ना क्या है, और आप जो ना ये चीजों को लेके क्या मानते हैं कि ये तमाम चीजों के फायदों के आप जो बता रहे रेवेन्यू जितना जनरेट हो रहा प्रॉपर्टी के बारे में, टैक्स, सेल्स टैक्स, कमर्शियल टैक्स, ये वो जितना भी आ रहा जी, आप इसके अलावा ये आपका सवाल ये है कि इख्तिदार अखिलियतों के लिए क्या कर रहे हैं? अखिलियतों के लिए जो है ना बताना चाह रहा हूँ, ये सवाल जो है अखिलियतों के लिए ही नहीं, सुनिए एक सेकंड, आवाम के लिए जो भी करना चाहिए कौन करना चाहिए? तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार नहीं कर रही, बल्कि हम जो है आपको ओपन बोल रहे हैं। अब आपका ये सवाल है, तो ये सवाल जो है हुकूमत में रहने वाले जो है लोगों के साथ होना चाहिए। हम परसों जैसा कि आपको आपके टीवी चैनल पे भी मेरी वीडियो आई थी एक चैनल पे जी, तो जैसे कि उन्होंने 50 करोड़ पे देखिए बड़े बड़े बातें कर रहे थे जी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बाकी 50 करोड़ का लोन। बाद में जब आपके चैनल पे रिलीज हुआ, हमारी कांग्रेस पार्टी के लोगों की मेहनत हुई, धरने हुए, तो उन्होंने 150 करोड़ करे, 150 करके बोले नंबर 1 सीएम हमारे तेलंगाना के, उन्होंने ऐसा करे बोले 150 करोड़ नहीं 120 करोड़। अरे वही भाई कहाँ है? जिसमें से मतलब खाली जो है ना 50 करोड़ ही सैंक्शन हुए, बाकी के 70 करोड़ अभी सैंक्शन हुआ बाकी है, आने वाले हैं। जैसे कि 12% रिजर्वेशन आया वैसे ये भी पैसे आएंगे आपके पास इंशाल्लाह। और ये सवाल खास करके मतलब जो है ना अक़लियती तबके के लिए नहीं है, अक़लियती तबके के साथ साथ किसानों की भी जो है ना फलाह व बहबूद के लिए मतलब जो है ना किस तरीके से क्या क्या जो है ना इक़दाम किए। अब जैसा कि मतलब जो है ना हमारे केसीआर साहब का ये कहना है कि अब के बार किसानों की सरकार, उनको जो है ना फिलहाल जो है ना ये स्लोगन बीआरएस पार्टी की तरफ से मतलब लेके चल रहे हैं। पहले उनकी सरकार थी नौजवानों की सरकार, पहले उनकी सरकार थी बेरोजगारों की सरकार, पहले उनकी सरकार थी किसानों की, अब जो आप बोल रहे किसानों की सरकार। अरे भाई पहले उन्होंने तबाह करे नौजवानों को, आज नौजवान सड़कों पे फिर रहे, बेरोजगार बल्कि हमारे जब तेलंगाना मूवमेंट के टाइम पे हमारे कई लोग जो है केसेस बुक हुए, लोग लाठियां खाए, मर गए, शहीद हो गए, उनके लोगों को मुआवजा भी नहीं दी रही सरकार। अब किसानों को, यानी इनका टारगेट है कि पहले नौजवानों को तबाह करे, अब जो है उसके बाद बेरोजगारों को करे, अब उसके बाद जो है ना सीधे से किसानों को तबाह करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि होश में आओ, ये सिर्फ जो है ना बातें और जुमले हैं। शाहनगर में ठहर के ना बोले थे कि जैसे मैं शाहनगर पे ठहर के बोल रहा हूँ 4 महीने में सरकार आती 4 महीने 12% दूंगा, फिर वो 12% के बारे में एक बंदा उठ के पूछा, साहब आप 12% देते बोले थे ना, क्या बात बोलते, क्या बोले ना? एक ने बोलता तेरे बाप को बोलता हूँ, कौन उनका बाप? तो आवाम के साथ उन्होंने ऐसी बसलुकी करेंगे, किंगडम तरीके से रोल करेंगे, बोले तो नहीं होता। ये दोनों, ये जो है इन्हों यहाँ पे केसीआर साहब और मोदी साहब दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। दोनों जो है रात में मुलाकात होती है, अंधेरे काली रात में, दोनों जो है ना बंटवारा करके खामोश बैठ रहे। कांग्रेस को लाने के लिए सीरियस हो जाओ। मैं आवाम से एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस आने वाली है 2023 में, और जैसे ही आई तो इनके जो है ना छापे मार के इनको बताएंगे कि इनके पास क्या क्या था, इनके पास क्या क्या लूट लिए, नो निकाल के बताएंगे आपको इंशाल्लाह।
ठीक है नाजरीन, अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की जानिब। जबकि तेलंगाना में 119 हल्काजात हैं जिनमें 8 था 10 लाख से ज्यादा अकलियती तबके के खानदान रहते हैं। इसमें से सिर्फ 5000 अकलियती खानदानों को माशी बेहतरी के लिए खर्च दिया जा रहा है। बाकी खानदानों का कैसा, इसके बारे में जो है ना आपके क्या ख्याल है? 5000 आप बोल रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 1000 भी नहीं होते। वो दलालों के जरिए जो चंदा देने की बात कर रहे हैं ना जी, इनके पहली चीज तो इनके पार्टी के लोगों को बस नहीं होते। 5 साल इनके पार्टी के लोग नहीं निकलते। इन्होंने कहाँ गरीबों को देते? 5000 लोग 5000 कहाँ से आते? 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में 5000 लोगों को दे रहे हो तो आप डिवाइड कर लो कितने एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों कितने कितने में होते। पहली चीज तो वो नहीं मिलती क्योंकि उसमें टर्म्स कंडीशन आप देखिए। आप वहां पर जो है ना पहले आपको इनकम टैक्स इनकम सर्टिफिकेट निकालने के लिए 2 लाख के अंदर क्या आपका रहना चाहिए। फिर आपको 2 लाख के अंदर का अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट आ गया तो बैंक वाला बोलता है कि भाई आपका 2 लाख रुपए आप सालाना कमाते नहीं, तो फिर उसमें जो है ना आप टैक्स आप क्या मेरे खर्चा माफ करेंगे? ठीक है, सरकार आपको सब्सिडी के तौर पर 80%, 70%, 50% जो भी देना है देंगी, लेकिन तुम बकाया पैसे हमारे को वापस करेंगे बोले क्या गारंटी है? तो इसलिए बैंक वाले क्या कर रहे हैं, बैंक मैनेजर क्या कर रहा, रिजेक्ट कर दे रहा। तो कहाँ लोन मिलता? ये सब देखने। अभी 5000 जो लोग बोल रहे हैं हकीकत में उनके पार्टी के लोग और उनके साथ में जितने एजेंट्स है, जितने दलाल है, शायद उनको मिलेंगे। उसके अलावा आवाम को तो बिल्कुल 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। जबकि ये कर्ज हासिल करने के लिए जो है ना 2,18,000 से जो है ना जायद एप्लीकेशन मतलब जो है ना दाखिल हुए हैं। तो अब इसके बारे में मतलब जो है ना आप क्या बोलेंगे? आप तो वही बता रहा हूँ ना, 2 लाख क्या 4 लाख भी हो गए तो भी इन्होंने नहीं देते, ये गारंटी है। इन्होंने नहीं देना चाहते और सिर्फ बेवकूफ बना रहे। असेंबली में ठहर कर बताते कि 1000 करोड़ रुपए हम सैंक्शन कर दिए, वो तो थालियां होते। 1500 कर दिए, 2000 रुपए कर दिए। अरे 2000 रुपए माइनॉरिटी सेक्शन करे बाबा, तो बताओ फिर कैसा कि तुम कैसा दे रहे? कितने किस्तों के अंदर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में पैसे आ रहे हैं बताइए। अभी तक वो बेचारा जो है चेयरमैन बन के उसको खुद बेचारा शर्म नहीं आ रही। उन्हें माइनॉरिटी हमारे केसीआर साहब नंबर वन सीएम बोल के तारीफा कर रहे बेचारे, मगर उनके पास बजट नहीं आया। अब 150 करोड़ अभी देखो आप, अब 50 करोड़ लेके आके उन्होंने एक वीडियो बनाई, 50 करोड़ पे आगे हम सैंक्शन कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं बोल के। अरे 50 करोड़ रुपए क्या होते हैं? वो तो 120 करोड़ रुपए मांग लिए हम बोल के, नंबर वन सीएम हम आपको दे दिए बोले। अभी वो 70 करोड़ भी नहीं आए। तो ये बेवकूफ बनाने वाले बात है। आप देखो, अब 2000 करोड़ अगर आप दिए होते थे तो फिर वो आप पहले कांग्रेस के दौर में आंध्र प्रदेश, जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, 1000 करोड़ अगर आपको सैंक्शन होते थे तो आपको 3 किस्तों के अंदर जो है ना पैसे दिया जाता था। तो दिसंबर तक आते आते जो है ना माइनॉरिटियों को लोन, माइनॉरिटियों को जो है ना जितना भी माइनॉरिटीज को जो मिलना था मिला था। अब ये आपको 150 करोड़ पे ये लेके उन्हें क्या बैठेगा बेचारा? 120 करोड़ पे कब आएंगे? अब मार्च में फिर बजट सेक्शन शुरू आता, कहां से आते? बेवकूफ बनाने वाले बात है, सीधी बात है। जी। अच्छा, जबकि तेलंगाना सीएम ने कभी कहा था कि हर कोई मेरे लिए मसावी है, उस हिसाब से क्या ये तेलंगाना सीएम का ये अकलियती तबके के साथ जो सुलूक है, क्या वो मसावियाना आपको नजर आता है? अभी मैं आपके सवाल के बीच में दिया, आपको नजर आ रहा है क्या? पूछ रहा हूं नहीं, मैं आपको भी सवाल का जवाब दिया जी कि अगर उनका मसावी होता तो 12% रिजर्वेशन कहाँ है? ये सवाल। अब इसमें एक चीज देख लो, बकाया छोड़ दो आप। एक बेचारों को बिठाया होम मिनिस्टर बोल के, खाली उन्होंने बैठे हुए होम मिनिस्टर होगी, उनकी कारकर्दगी क्या है? आप मीडिया वाले हैं, आप बखूबी जानते हैं। आप उनको देखिए, उनके पास क्या पावर्स है, क्या राइट्स है, क्या कर सकते हैं। अब उसके अलावा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा जानते हैं, मीडिया वाले आप अच्छा जानते हैं उनके बारे में। तो उनकी क्या है कारकर्दगी? देखो आप, माइनॉरिटी के साथ क्या सलूक है उनका, ठीक है ना? ये 7 लोगों को ले लिए साथ में असेंबली के अंदर, इनकी गाते हैं, उनकी गाते हैं, इनका ढोल बजाते हैं, उनका ढोल बजाते हैं, खत्म हो गई बात, इतनी है जी। ठीक है, जिस तरह से तेलंगाना सीएम केसीआर ने दलित तबके के अफराद को 10% रिजर्वेशन के वादे के मुताबिक 10% तो फ्राहम कर चुके, मुस्लिम्स को 12% रिजर्वेशन फ्राहम करने में ताखीर क्यों? और तेलंगाना के सीएम केसीआर के ऐसे नजरिए को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल मैं अभी बोला कि जनता में से, अवाम में से एक आदमी उठ के सवाल करा, साहब हम आपको 12% रिजर्वेशन देते बोले, कब देते बोल के? तो उन्होंने क्या बोले? तेगु ने बोलता तेरे बाप को बोलता हूँ बोले। तब पब्लिक डर रही सवाल करने की। अब अगर आप मीडिया में ताकत है तो एक मरतबा आप ही पूछो कि 12% रिजर्वेशन देने में इतनी ताकत कहीं हो रही भाई, जबकि आप बड़े बड़े वादे करें। नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता बोलना था। आप महाबली खली बन के जो है जाके आप मुकाबले की बातें करें, कहाँ है फिर? अब ये सवाल आप मीडिया वाले करना जरूरी है। हम तो सवाल उठा रहे हैं, आप देखिए असेंबली के अंदर हमारे भट्टी विक्रम साहब कैसा पूछ रहे, बार बार पूछ रहे। और जब हमारा टाइम था, जब 2004 में शब्बीर अली साहब जो है राशिक अली साहब के साथ बैठे थे, 2003 में 2002 में इन्होंने कहा था कि भाई मुसलमानों को रिजर्वेशन, माइनॉरिटी की रिजर्वेशन होना। उसके बाद उन्होंने जो है ना सबके बारे में निकाला, हिस्ट्री निकाला।
निकाल के कौन कौन माइनॉरिटी के अंदर आते हैं उनको उसमें डाल के शब्बीर साहब की जद्दोजहद थी कि 5% रिजर्वेशन आना बोल के। ठीक है, 5% नहीं आया, 4% रिजर्वेशन वो कोटे तक मुकम्मल हुआ, 4% रिजर्वेशन कांग्रेस दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह शब्बीर साहब के इस 4% रिजर्वेशन के लिए जो दिए थे, राजशेखर रेड्डी साहब का जो इसमें बहुत बड़ा ताउन था, तमाम लोग ने मिलकर, कांग्रेस ने मिलकर जो 4% रिजर्वेशन लाया, इसकी वजह से आज आप हर कॉलेज में जहां जहां माइनॉरिटीज है वहां देखिए कि कम से कम हर महीना, हर साल 1200 से 1600 लोग जो है डॉक्टर इंजीनियर बन के आ रहे हैं। किसकी वजह से? ये 4% रिजर्वेशन की वजह से। तो इसका श्रेय कौन इसको देना चाहिए? इसकी कामयाबी किसके पीछे? चैंपियन कौन है इसका? तो सिर्फ और शब्बीर साहब। 4% रिजर्वेशन भी और इससे हटके भी मतलब जो स्कॉलरशिप्स का मसला है उसके वजह से भी जो है ना फीस रिइंबर्समेंट बराबर, माइनॉरिटी कॉलेजेस, बराबर, ये सब चीजें लाने वाले सिर्फ और सिर्फ शब्बीर साहब और कांग्रेस पार्टी। और खास करके जो है ना आरोग्यश्री का भी जो है ना सेहरा उन्हीं के सर बंधे जाता है। आज आप आरोग्यश्री की बात छेड़े, बहुत अच्छी बात छेड़े। मैं मुख्तसर सी बात कर दूंगा कि अभी मैंने एक पब्लिक में मैं एक वीडियो बना के डाला था कि राशन कार्ड जिसके डीएक्टिवेट हो गए जी, उसके लाके दिए होंगे। तो आप मेरे पास 2500 जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स वापस आके रखे हुए हैं जी। तो आज देखिए कि एक मरतबा उन्हें राशन नहीं लिया, उसको जो है फिंगरप्रिंट उसका मैच नहीं हुआ, तो राशन कार्ड उसका डीएक्टिवेट हो रहा। जैसा उसका राशन कार्ड डीएक्टिवेट हो रहा, उन्हें सरकारी स्कीमों से जो है ना महरूम हो जा बेचारा। तो जैसा कि आरोग्यश्री कार्ड था, जब राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में, कांग्रेस के दौर में एक मरतबा आरोग्यश्री कार्ड बन गया, व्हाइट राशन कार्ड बन गया, कुछ इस कार्ड बन गया, तो जो है आप एक मरतबा राशन लो ना लो, जब भी आपका दिल बोला जाके लियो, लेकिन आपको सरकारी स्कीमों से जो है ना आपको महरूम नहीं करते थे, आपको सरकारी स्कीम भी मिलती थी। लेकिन अब ये केसीआर साहब की सरकार में आप राशन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद जो है अब उन्हें ऑपरेशन कराना बहुत तो मुश्किल है। उसका हार्ट अटैक का ऑपरेशन आ रहा तो 5 लाख का ऑपरेशन कराना पड़ रहा उसको, ना सीएम रिलीफ फंड से उसका हो रहा, ना कुछ ना क्या। तो ये आरोग्यश्री कार्ड को तो बंद करने की पूरी कोशिश में लगे हुए केसीआर साहब। तो अब ये मुसलमान, चाहे तेलंगाना की सरकार जो है जिस तरह से आवाम को जो परेशान कर रही है, ये आज तक किसी सरकार ने किया नहीं किया, ना इससे पहले टीडीपी सरकार ने भी इतना परेशान नहीं किया था जितना जो है केसीआर साहब की गवर्नमेंट परेशान कर रही है जी। ठीक है साहब, अब ये वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने का वादा तो भरे ऐवान में किया गया था और उस पर कई साल गुजरने के बाद भी आज तक इसकी तकमील ना हो सकी। क्या वक्फ बोर्ड के सारी जायदादें तबाह होने के बाद क्या वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाएगा? इसमें ताखिर क्यों? क्या तेलंगाना हुकूमत को इसकी वजाहत नहीं करनी चाहिए? इस पर आपके क्या ख्यालात है? तेलंगाना सरकार पहले जो बोली थी कि भाई मैनिफेस्टो में उन्होंने इसको जुडिशियल पावर देंगे, बल्कि जैसे जैसे जितने भी बातें थी माइनॉरिटी की हद तक हो, चाहे वक्फ बोर्ड की अराजियत के ऊपर हो, चाहे तमाम बातें जितने भी हैं, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। हकीकत में इन्हों नहीं कर सकते क्योंकि इनको कुछ जो है ना ज़मीना खाने का है। अब आप देखिए, जहाँ आप गच्चीबौली की बात कर रहे थे, एमएनसी कंपनियों की बात कर रहे थे, एमएनसी कंपनियों में कई मदारिस की जो है ज़मीनात है, तो ज़मीनात के ऊपर जो है बड़े बड़े कंपनीज को जो है ना ठोक दिया गया, बना दिया गया। दुर्गम शरीफ के पास एक दरगाह है, दरगाह की लैंड को जो है ना कब्जा किया गया। तो ऐसे कई ज़मीनात को जो है ना कब्जा करके जो है उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जुडिशरी पावर, वो ये सब बातें हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं जी। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रोग्राम आप तमाम को अच्छा लगा होगा। जैसा कि आप तमाम लोग जानते होंगे कि अनकरीब में इंतखाबात के ऐलान का बिगल बजने वाला है। ताज़ा और जदीद जानकारियों के लिए देखते रहिए हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से सियासत और दीगर मैदानों में भी आपको जदीद जानकारियां हासिल होती रहे। और एक खास बात, अगर आप में से कोई अगर सियासी मौजू पर या कोई और मौजू पर हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल के जरिए बात करना चाहता है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं। नंबर यह है 9533776858। मैं जो है ना हमारे इरफान साहब का जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल की जानिब से, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल को दिया है। और इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।